हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आपका मैथ्स का पेपर हो चुका है, इंग्लिश का पेपर हो चुका है, अब भाई साइंस का पेपर आप लोगों का आने वाला है 25 ऑफ फेब को। तो एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं एनसीईआरटी के थ्रू हम लोग। और मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर अंकुर शर्मा। तो आज हम लोग जो काम करने वाले भाई एनसीईआरटी में जो हमारे फिजिक्स के जो चारों चैप्टर हैं, हम क्या करेंगे, हम उनका एक एक करके रिव्यू करेंगे, क्विक रिव्यू एनसीईआरटी के थ्रू कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको एग्जाम के पहले उनको पढ़ ही लेना चाहिए, है ना। उसके बारे में हम लोग एक फटाफट पूरा रिवाइज करते हैं एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो भाई तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जब एनसीईआरटी खोलोगे स्टार्टिंग में आपको क्या मिलेगा, स्टार्टिंग में आपको एक इंट्रोडक्शन मिलेगा यहाँ पे कि किस तरीके से हमें यहाँ पे चैप्टर के अप्रोच करना है। एक स्ट्रेट वायर है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेट क्या होती है, ये सारी चीज़ें बेसिक बेसिक चीज़ें हैं आपको दी हुई हैं, है ना। तो हमें ये पता है कि भाई वी नो दैट एंड करंट कैरिंग करंट। तो अब यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर जो है हमारा, एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है कि यहाँ पे हमने क्या किया है, करंट का एक सर्किट बना दिया है। सर्किट में हमेशा हम क्या करेंगे भाई, जैसे करंट की वैल्यू को नोट करना है तो एमीटर लगाया हुआ है। कुछ छोटी छोटी बातें याद रखेंगे, बैटरी का जहाँ पॉजिटिव होगा वहीं से करंट को आपको निकालना है। और करंट जब एमीटर में जाएगा तो एमीटर में जब एंटर हो रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव, एग्जिट हो रहा है तो नेगेटिव। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर आपने यहाँ पे बना लिया, एक अज्यूम कर लिया, यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा दिया। अब कार्डबोर्ड पे क्या करेंगे, आयरन फिलिंग वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे। यही सारी बातें आगे चल के डिस्कस होने वाली है। तो वी सी दैट द नीडल इज डिफ्लेक्टेड, है ना। तो यहाँ पे एक बेसिक सा ऑब्जर्वेशन हमारे पास आया। अभी आयरन फिलिंग्स तो हमने नहीं रखा, अभी बस हमने कंपास यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है ना। तो जब आप कंपास को करंट कैरिंग वायर के आसपास मूव करोगे तो आपको क्या देखेगा कि भाई नीडल में डिफ्लेक्शन आया। तो ये जो नीडल है ये कौन है, ये आपका मैग्नेटिक कंपास है। ये मैग्नेटिक कंपास, तो कंपास में जो नीडल है वो अपने आप में कौन होता है, वो अपने आप में एक बार मैग्नेट होता है। तो एक मैग्नेट को आप दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे, है ना। कंपास को आप कहां पे ले गए, एक कंडक्टर के पास, करंट कैरिंग कंडक्टर के पास, मतलब उसने अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाई हुई है। तो नीडल जब उसकी फील्ड में आएगा तो नीडल पे क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी जिसके कारण उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, और नीडल में जब भी डिफ्लेक्शन आएगा इट विल कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंक्लूजन निकाला कि करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है। आई ना बात समझ में। ठीक है भाई, वी सी मैग्नेटिक नीडल इज डिफ्लेक्टेड, व्हाट डज इट मीन, ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया भाई। इट हैज प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, दस वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर। ठीक है ना। तो ये भाई देखो एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको पढ़ के जाना है। अब यहाँ पे जैसे एक लाइन लिख दी कि भाई इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर, ऐसा लिख के आखिरी में क्या कर सकते हैं, आखिरी में फुल स्टॉप के बाद लिख देंगे हाउ, गिव एन एग्जाम्पल। तो आपको इस एक्टिविटी का एग्जाम्पल वहां पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये नाम आपको थोड़ा पता होना चाहिए, हैंस क्रिस्टियन ओयरस्टेड। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यहाँ पे आयरन फिलिंग वाला एक्सपेरिमेंट किया था, आगे चल के जो हम पढ़ेंगे। तो बेसिक इंट्रोडक्शन के मैग्नेटिक फील्ड क्या है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। ठीक है ना भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेट के अराउंड जो फील्ड बन रही है, जो रीजन बन रहा है जिसमें दूसरी मैग्नेट्स क्या कर सकती हैं, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करती हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है, उस रीजन को हम क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोल देंगे। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, कंपास नीडल इनफैक्ट इज अ स्मॉल बार मैग्नेट। ये कुछ चीजें ऐसा है ना, अंडरलाइन करके रखो आप। मैग्नेटिक कंपास खुद क्या होता है, एक छोटा सा बार मैग्नेट होता है। एंड्स ऑफ द कंपास नीडल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। वही वाली बात है कि जब आप बार मैग्नेट को फ्रीली आप रख देते हो किसी भी लोकेशन पे, तो उसका जो नॉर्थ साउथ है जो उस पर बना हुआ है, नीडल का जो टिप है उसको नॉर्थ बोलते हैं, टेल को हम क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं। तो वो जोग्राफिक नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम ऐसा हमने रखा हुआ है। द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल, द अदर एंड दैट टुवर्ड्स पॉइंट टुवर्ड्स साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग और साउथ पोल। तो ऐसे वर्ड्स ना मोस्टली बच्चे स्किप कर देते हैं, ध्यान से भैया पढ़ के जाना है एनसीईआरटी। नॉर्थ पोल, नॉर्थ सीकिंग, एक ही मतलब है यहाँ पे। ठीक है ना, नॉर्थ की तरफ पॉइंट करने वाला नॉर्थ सीकिंग, साउथ की तरफ पॉइंट करने वाला साउथ सीकिंग। ठीक है ना, अगर एग्जाम में ऐसी टर्म आ जाए तो आपको नई ना लगे, है ना, आप पढ़ के जाइए एनसीईआरटी ध्यान से। चलो भाई, व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट।
अभी तक जो पढ़ा उस पर क्वेश्चन हमने बना लिया। तो अगर ये क्वेश्चन आया तो किसी पैराग्राफ में आ सकता है या 2 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर हम पहले देख चुके हैं अभी, ठीक है ना। आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है। अब देन यहाँ पे भाई हमारे पास एक एक्टिविटी आ गई है कि एक जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के आसपास आप आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसमें पैटर्न दिखाई देगा हमको। तो यहाँ पे इस पैटर्न को थोड़ा सा पहले स्टडी कर लो आप लोग ध्यान से, है ना। आपने एक जगह लिखा नॉर्थ, एक जगह लिखा साउथ। नॉर्थ के पास यहाँ पे आयरन फिलिंग्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, साउथ पोल के पास भी आयरन फिलिंग्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। फिर यहाँ पे आपको एक सर्कुलर, है ना, आपको यहाँ पे कर्व्स दिखाई दे रही हैं, कर्व्ड पैटर्न यहाँ पे बन गया है, ठीक है ना। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमको समझ में आ रही है कि नॉर्थ पोल ये क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, साउथ पोल भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस बात का पता कैसे चला, यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमको कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिला आयरन फिलिंग्स का। तो आयरन फिलिंग्स यहाँ पे क्या कर रही हैं, आयरन फिलिंग्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग इन्होंने अपने आप को सेट किया हुआ है। तो आयरन फिलिंग्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इट मीन्स पोल्स के पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। और आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन का आइडिया लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक मैग्नेट बनाया और यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस बार डॉट से बना रहा हूँ नॉर्थ और साउथ पोल। उसका रीज़न क्या है भाई, उसका रीज़न ये है कि कई बार पूछा जाता है कि पोल्स कहाँ पर होते हैं। तो पोल्स होते हैं मैग्नेट के अंदर, है ना, टुवर्ड्स द एंड, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाओगे इस तरीके से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमको बनानी है और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि भाई कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है, पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे देना है वो आप कंपास के थ्रू दोगे, किसके थ्रू, कंपास के थ्रू दोगे, ठीक है ना। द लाइंस अलोंग विच द आयरन फिलिंग्स अलाइन देमसेल्व्स रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए अपनी बुक में, आप इसको टिक भी कर लीजिए साथ साथ, ठीक है। वाई डू आयरन फिलिंग्स अरेंज इन सच अ पैटर्न, वॉट डज दिस पैटर्न डिमॉन्स्ट्रेट। तो हमने ये देखा भाई कि आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को ऐसे पैटर्न में अरेंज क्यों किया, क्योंकि आयरन फिलिंग्स मैग्नेटिक फील्ड में आके खुद छोटे छोटे मैग्नेट बन गए और उन्होंने अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग अरेंज कर लिया, अलाइन कर लिया, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट है हमको यही बता रहा है। तो भाई ये डायग्राम सब लोग ध्यान से देख लें, ये डायग्राम आपको बना के आना है यहाँ पे। लेकिन एक बात जो मिसिंग है उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूँ, आप लोग ध्यान रखेंगे, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना यहाँ पे साउथ से नॉर्थ अंदर भी दिखानी है। अगर एग्जाम में ये आएगा ना तो यहाँ पे आपको कुछ लाइन्स अंदर भी दिखानी है और वहाँ पे डायरेक्शन भी बताना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की जब आप प्रॉपर्टी लिखेंगे तो आपको क्या लिखना है कि दे स्टार्ट, मतलब उनका जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, आउटसाइड द मैग्नेट हमें क्या दिखाई देता है, नॉर्थ टू साउथ, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट क्या दिखाई देता है, साउथ टू नॉर्थ दिखाई देता है, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यही डायरेक्शन पैटर्न है, कैसे पता चला, नीडल को वहां पे घुमा के, आप मैग्नेटिक कंपास को वहां पे क्या किया, आपने कर्व के अलोंग ऐसा पूरा रोटेट किया, तो आपको वहां पे पता चला कि नॉर्थ पोल किस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्शन इसका ऐसा था, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसा हो गया, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसा हो गया नीडल का, यहाँ पे ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो जो नीडल का डायरेक्शन है उसको ही जब हमने स्मूथ कर्व बनाया तो हमको ये वाला पैटर्न मिला, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है बच्चों। नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इन सिंपल वर्ड्स हमको यहाँ पे बताना आना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है भाई, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास दोनों है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन कैसे दिया जाएगा, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू द डायरेक्शन इन विच अ north pole of the compass needle moves inside it, therefore it is taken by convention that field lines emerge from north pole and merge at the south pole outside the magnet, ठीक है ना। और साउथ पोल से नॉर्थ पोल क्या डायरेक्शन रहेगा, इनसाइड द मैग्नेट रहेगा। इस चीज का हमको ध्यान रखना है, आई बात समझ में। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। बच्चों प्लीज ये स्टेटमेंट आपको भाई ध्यान रखना है
ठीक है ना। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, ये सारी प्रॉपर्टीज में हमको लिखने को आता है, ठीक है ना। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कई सारी जगह पे आपको रीजनिंग में लिखने को मिलेगा, ठीक है ना। जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी वहां पे क्या होगा, डिग्री ऑफ क्लोजनेस बढ़ जाएगी भाई, है ना। मोर डिग्री ऑफ क्लोजनेस मोर स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, लेस डिग्री ऑफ क्लोजनेस लेस स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो वही बात हुई कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, पोल्स पे ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, है ना। इफ दे डिड it would mean that at the point of intersection the compass needle would point towards two directions which is not possible, ठीक है ना। तो ये भी 1 मार्क या 2 मार्क में कई बार पूछा जाता रहता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती हैं या नहीं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर की बात आई, मतलब हमारा एक स्ट्रेट वायर हमको लेना है, यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे लिया हुआ है। तो ये डायग्राम आप देखिए, यहाँ पे क्या करके बनाया हुआ है उन्होंने, सेम एक्सपेरिमेंट है, बस सेल का डायरेक्शन उन्होंने रिवर्स किया हुआ है ना। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलेगी, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ पे हम लोग क्या मान रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो करंट का डायरेक्शन तो यहाँ पर है। अब यहाँ पे करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, तो ऐसा ऊपर की तरफ मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। दोनों केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल के डिफ्लेक्शन का रिवर्सल बताया गया है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो करंट का डायरेक्शन बदलने से क्या होगा, फील्ड लाइंस का ओरिएंटेशन बदल जाएगा, और फील्ड लाइंस का ओरिएंटेशन बदलेगा तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन बदल जाएगा। आई बात समझ में। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो रहेगी, वो इस वाले केस में भी बन रही है, इस वाले केस में भी बन रही है, दोनों केस में बन रही है। और स्ट्रेट वायर कैसी फील्ड लाइंस बनाता है, सर्कुलर लूप्स बनाता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप्स इमर्जिंग फ्रॉम द वायर, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों केस में फील्ड लाइंस तो सर्कुलर रहेंगी, लेकिन डायरेक्शन उनका बदल जाएगा, ठीक है। तो सेम लोकेशन पे कंपास को अगर हम रखें और एक बार करंट का डायरेक्शन अप रखें, एक बार डाउन रखें, दोनों केस में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि कंपास का जो नीडल है उसका डायरेक्शन दोनों केस में क्या रहने वाला है, ऑपोजिट रहने वाला है, रिवर्स हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑब्जर्व द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल, है ना। यू विल सी दैट नाउ द नीडल मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो रिवर्स्ड, ठीक है ना भाई। आप करंट का डायरेक्शन बदलोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। अब भाई स्ट्रेट कंडक्टर, अभी हम उसी का बैकग्राउंड बना रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देखना चाह रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनेगा भाई सर्कुलर लूप्स, ऐसे सर्कुलर लाइंस बनेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला डायग्राम तो एग्जाम में आप बना के आओगे नहीं, ये तो बस एक आपको हिंट के लिए दिया हुआ है। ये वाला एग्जाम बच्चों ध्यान से आप देखिए, इसको आपको एग्जाम में बना के आना पड़ेगा। तो एक सर्कुलर वायर आपको यहाँ पे आपको एक सर्किट बनाना है ओम्स लॉ जैसा, यहाँ पे आपको एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाना है, यहाँ पे आपको एक एमीटर लगाना है, ठीक है ना। वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, क्यों लगाना है। अगर आपको करंट की वैल्यू चेंज करनी है आपके सर्किट में, देन यू विल हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो आप रेजिस्टेंस को अगर बढ़ा दोगे तो करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस को कम कर दोगे तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और करंट की वैल्यू कैसे पता चलेगी, एमीटर उसकी रीडिंग हमको बताएगा, तो हम कंफर्म हो जाएगा कि करंट बढ़ गया है या कम हो गया है, ठीक है। तो करंट के बढ़ने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा बायोट सेवर्ट्स, ये जो हमारा ओवरस्टेड एक्सपेरिमेंट है, ओवरस्टेड एक्सपेरिमेंट में कई बार हमको ये पूछा जाता है कि करंट को बढ़ाने से क्या होगा, करंट को कम करने से क्या होगा, ठीक है। तो करंट को बढ़ाने से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, करंट को कम करने से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, ठीक है ना भाई। और यहाँ पे आपको एक कंपास बना देना है, कंपास का जो नीडल का जो डायरेक्शन है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है ना। इस वाले डायग्राम में आपको बहुत ज़्यादा डायरेक्शंस बना के नहीं दिए हैं, लेकिन एग्जाम में बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि आप एरोस बना के आए, ठीक है। इस तरीके से आप डायरेक्शन ज़रूर बनाइए। डायरेक्शन क्यों बनाना पड़ेगा, किसके थ्रू बनाया है, आपने यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल यूज़ किया है, तो राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से वही बात, भाई करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो क्या होगा, नीडल का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि आप डायरेक्शन कैसे निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसका आंसर क्या है हमारा, राइट हैंड थंब रूल।
तो राइट हैंड थंब रूल हम लोग यूज करेंगे किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ओरिएंटेशन का डायरेक्शन पता करने के लिए। तो यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी, ये डायग्राम आप बना के आ सकते हैं, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं कि यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर आपने बनाया आई, इस पॉइंट को आपने चूज किया, यहाँ पे आपने क्या किया, एक सर्कल बनाया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बना रही है, सर्कुलर लूप बना रही है। तो आप यहाँ पे ओरिएंटेशन इस तरीके से उसका बता सकते हैं। तो है ना, प्लेस योर थंब along the direction of current, curl your fingers, ठीक है ना। तो जिस सेंस में फिंगर कर्ल हुई हैं वो आपको क्या देगा, वो आपको देगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ओरिएंटेशन, ठीक है ना। और किसी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे जब आप टेंजेंट बनाओगे इस पॉइंट पे, तो वो कैसे जा रही है, इट इज गोइंग इनवर्ड्स द प्लेन, कैसे जा रही है वो, इनवर्ड्स द प्लेन। और यहाँ पे टेंजेंट कैसे आ रही है, इट इज कमिंग आउटवर्ड्स द प्लेन। तो ऐसे क्या बनेगा, डॉट बनेगा और क्रॉस बनेगा। डॉट का मतलब क्या होता है बच्चों, आउटवर्ड्स द प्लेन, क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनवर्ड्स द प्लेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, राइट हैंड थंब रूल पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, वो पहले आ भी चुका है बोर्ड एग्जाम में, ये प्लीज इसको ध्यान से करके जाए, है ना। तो अब यहाँ पे आपको बोल दिया ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन दे दिया, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट। तो या तो अबव द वायर या तो बिलो द वायर आपको बोल सकते हैं, है ना, कि वायर में करंट जा रहा है, करंट का डायरेक्शन दे देंगे, उसके ऊपर या नीचे आपको करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने को दिया जाएगा। तो अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे ही जा रहा है, सपोज जहाँ पे जैसे पेन रखा मैंने इस तरीके से, तो ऊपर कैसा जाएगा भाई, इनवर्ट्स हो जाएगा, और नीचे कैसा हो जाएगा, नीचे के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिंगर इस तरफ आनी चाहिए, तो नीचे मतलब आपकी तरफ आ रहा है, अगर मैं पॉइंट यहाँ पे बिलो द वायर ले लूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो डॉट हो जाएगा आपके लिए, और यहाँ पे आपके लिए वो क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, बनानी आनी चाहिए, लिस्ट द प्रॉपर्टीज आपको बनानी आनी चाहिए, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, ये सब हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। अब बारी आती है भाई सर्कुलर लूप की। अब अभी स्ट्रेट वायर था, अब क्या कर देंगे, सर्कुलर लूप कर देंगे। तो ये जो सर्कुलर लूप का ये वाला डायग्राम है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चे, लेकिन कई बार ये बना के आते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई आप ये वाला डायग्राम बना के आइए, ठीक है ना। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से उन्होंने बना के दिया हुआ है, लेकिन ये वाला डायग्राम फिर भी थोड़ा सा रिलेटेबल है, इसको मैं आपको बना के बताऊं। तो जब भी आपको पूछा जाए डायग्राम बनाने को सर्कुलर लूप का, तो एक सर्कल आप ऐसा सामने ही बनाइए, है ना, उसके नीचे आप यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाएंगे, सेल लगाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे स्विच लगाएंगे, और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन अब क्या बनेगा, सेल यहाँ पे लगाया आपने, तो ये करंट का डायरेक्शन बना दिया। सेंटर पहले से लोकेट कर लीजिए, यहाँ पे डायमेट्रिकली दो अपोजिट पॉइंट्स ले लीजिए, यहाँ पे करंट बना दीजिए आई, यहाँ पे भी करंट बना दीजिए आई, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आप पहले से खींच दीजिए इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको पता है कि भाई सर्कुलर लूप्स बनाने हैं ऐसे मर्ज आउट होते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे आप कितने आप लाइंस बना रहे हैं उनको जरूर काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 और ये लास्ट ये वाला ये 5, इस तरीके से आप यहाँ पे बना लीजिए। अब यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हुए हम क्या देंगे भाई, डायरेक्शंस देंगे। तो डायरेक्शंस आप यहाँ पे बना लीजिए, ठीक है। तो ये डायग्राम अगर आप बना के आएंगे तो आपको इजी भी पड़ेगा बनाने के लिए, याद करने के लिए भी आसान है, ठीक है। एनसीईआरटी वाला भी बना सकते हैं, है ना, लेकिन ये आपको ज्यादा इजी पड़ेगा बनाने के लिए। चलो भाई, तो अब यहाँ पे बात है कि ये जो हमारा एक यहाँ पे आपको लाइन दिख रही है, दिस रूल इज ऑल्सो नोन एज मैक्सवेल्स स्क्रू रूल। If we consider ourselves driving a corkscrew in the direction of current, then the direction of the rotation of the corkscrew is the direction of magnetic field. तो यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि भाई आपको ना कॉर्कस्क्रू रूल यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या बोलना चाह रहे हैं ये लोग कि सर्कुलर लूप में आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे मिलेगा। तो अगेन यहाँ पे जैसा करंट आपको दिख रहा है ना गोल घूमता हुआ, वहां पे आप अपना कर्ल योर फिंगर्स, ठीक है ना। एक मैं पहला ऑल्टरनेटिव तरीका बता दूं आपको, करंट के डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करिए, जो थंब का डायरेक्शन आएगा वो आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। और इसका ऑल्टरनेटिव तरीका हमें एनसीईआरटी में क्या दिया है, कॉर्क स्क्रू रूल यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो कॉर्क स्क्रू रूल में क्या होगा, आप इमेजिन करिए भाई जहां पे करंट घूम रहा है ना, अब वहां पर ही आपको क्या करना है, आपका स्क्रू टाइट करना है। तो स्क्रू जिस डायरेक्शन में जा रहा है वहां पे क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है।
अब यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे भी आपसे क्या ही क्वेश्चन पूछ लेंगे कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर रही है तो आप क्या क्या कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आप करंट की वैल्यू बढ़ा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, लूप की रेडियस को छोटा कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। रेडियस को छोटा करोगे, लूप छोटा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेंटर पे बढ़ जाएगी, ठीक है ना। या फिर आप करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड क्या होता है, आपने यहाँ पे आपके पास से करंट कैरिंग वायर था, आपने उसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्या कर दिया, कर्ल कर दिया, ठीक है ना। अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। भाई ये जो दो लाइन लिखी है ना, आपको इसको अच्छे से रटना पड़ेगा। अगर सोलेनॉइड आता है ना, व्हाट इज सोलेनॉइड, तो आप ये लिखोगे ना तो आपके बिल्कुल पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। द पैटर्न ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज शोन इन द फिगर। ये सारी चीजें लिखी हैं। मैग्नेटिक फील्ड इसकी कैसे बनती है, देखो ध्यान से। यहाँ पे आपको बार मैग्नेट की याद आनी चाहिए कि सोलेनॉइड ने भी कैसी मैग्नेटिक फील्ड बना के दी, बार मैग्नेट के जैसी बना के दी। अब सोलेनॉइड का यूज क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लें। सोलेनॉइड का यूज ये है कि बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसको हम यूज नहीं कर पा रहे थे, सॉलिड मटेरियल था, लेकिन सोलेनॉइड के अंदर तो क्या है, स्पेस है, खाली स्पेस है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेगी उस मैग्नेटिक फील्ड को हम यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। उससे भी इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर कैसी बन रही है भाई, आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर देखिए। कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं आपको, स्ट्रेट एंड पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट होती हैं, पैरेलल होती हैं, इक्विडिस्टेंट होती हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो सोलेनॉइड का एप्लीकेशन क्या है, inside the solenoid we get uniform magnetic field and that uniform magnetic field can be utilized to मेक अनदर मैग्नेट्स, ठीक है ना। उनके एप्लीकेशंस हो सकते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। आई बात समझ में। तो सोलेनॉइड में भी वही बात होगी कि भाई अगर आपको स्ट्रॉन्ग सोलेनॉइड बनाना है तो क्या क्या कर सकते हैं भाई, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड किन किन बातों पे डिपेंड करेगी, यहाँ पे करंट पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगी। आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है ना। आप करंट की वैल्यू बढ़ा देंगे तो भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इन दोनों बातों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। नेक्स्ट ये देखो, इसका एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा है ना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। और इसको ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। तो भैया इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि जब आप सोलेनॉइड में आप एक सॉफ्ट आयरन मटेरियल रख देते हो और एक टेम्परेरी मैग्नेट बनाते हो, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम एक रियोस्टेट लगा दो। आई बात समझ में। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के दो तीन एप्लीकेशन आपको याद होने चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्या एप्लीकेशन होते हैं, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक क्रेन्स, मैगलेव्स, मैग्नेटिक लेविटेशन पे जो काम करता है, बुलेट ट्रेन्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैगलेव्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो भाई, ये सारे आप कंसिडर, ये सारे क्वेश्चन अब आप लोग कर सकते हो। डायग्राम की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी बच्चों, डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। चूज द करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन देख लो जरा। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड स्ट्रेट सोलेनॉइड करंट कैरिंग करंट इज जीरो, decreases as we move towards it and increases as we move towards and is same at all the points। तो यहाँ पे भाई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या मान रहे हैं हम, इज द सेम एट ऑल द पॉइंट्स, ठीक है ना। क्योंकि हमने अभी अभी क्या बोला था, हमने ये बोला था कि यहाँ पे क्या हो गया है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। चलो भाई, तो अभी आप हमारा एक और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आपको फोर्स के ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, आपको यहाँ पे भी ये देखना है कि भाई फोर्स किन बातों पे डिपेंड करेगी, फोर्स कैसे लगेगी, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे आपको पहले चीज़ बताऊँ, फोर्स लगेगी क्यों, है ना। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे, ध्यान से सुनना। मैग्नेटिक फील्ड आपने एक्सटर्नल पहले से बनाई, जैसे मैग्नेट की हेल्प से बनाई, उसमें अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखोगे, करंट कैरिंग कंडक्टर खुद क्या है अभी, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां पे क्या होगा,
इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो इंटरेक्शन है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ होगा। इस कारण क्या होगा, इस कारण जो हमारा कंडक्टर है इट विल एक्सपीरियंस फोर्स। ठीक है, फोर्स लगेगी तो क्या होगा, उसमें मूवमेंट होगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा। आई ना बात समझ में? तो ये एक्सपेरिमेंट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये तो ये डायग्राम आपको अच्छे से बच्चों याद करके जाना है। तो ऐसा सेटअप बनाना है आपको, क्लैंप बनाना है। क्लैंप पे क्या करना है, आपने यहाँ पे एक वायर को आपने इस तरीके से रोटेट करवाया है जिसमें आपने एक एल्यूमिनियम रॉड को हैंग किया हुआ है। ठीक है ना, और एल्यूमिनियम रॉड को यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट भी मिल रहा है। किसके थ्रू मिल रहा है, यहाँ पे आपने सेल लगाया है, सेल के थ्रू ऐसा प्लस माइनस पूरा लूप कनेक्ट हुआ। देन यहाँ पे आपने एक मैग्नेट रखी है, ये मैग्नेट के नॉर्थ साउथ पोल आपको दिख रहे हैं। बच्चों आपको इस मैग्नेट का नाम पता होना चाहिए। ये जो मैग्नेट है कौन सी मैग्नेट है, इसका नाम होता है हॉर्स शू मैग्नेट। कौन सी मैग्नेट होती है ये, हॉर्स शू मैग्नेट। अपने शेप के कारण इसका ऐसा नाम है हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है ना, ऐसा इसका शेप होता है, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, नॉर्थ से साउथ बाहर की तरफ और साउथ से नॉर्थ अंदर की तरफ बनेगी। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम रॉड में क्या दिखाई देगा, डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगा। और डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगा, ये इस बात का प्रूफ है कि इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगेन आपको क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आपको बोलेंगे मैग्नेट को हमने रिवर्स कर दिया, अभी ऐसे यहाँ पे नॉर्थ साउथ है ना, अगर यहाँ पे आप साउथ नॉर्थ कर दो तो क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिवर्सल हो जाएगा। जिस सेंस में डिस्प्लेस पहले हुआ था उसके ऑपोजिट सेंस में अब डिस्प्लेस होगा। ठीक है ना, दूसरी बात आपको क्या बोली जा सकती है, दूसरी बात आपको बोली जा सकती है करंट की वैल्यू कम करेंगे तो क्या होगा, करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सेल को रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा। ठीक है ना, तो सब में हमारा आंसर यही है कि डिस्प्लेसमेंट पे इफेक्ट आएगा। करंट को बढ़ाने से क्या होगा, मोर डिस्प्लेसमेंट। करंट को कम करने से क्या होगा, लेस डिस्प्लेसमेंट। मोर डिस्प्लेसमेंट मतलब मोर फोर्स, लेस डिस्प्लेसमेंट मतलब लेस फोर्स। और सेल को आप रिवर्स कर दोगे, करंट की वैल्यू तो सेम रहेगी लेकिन करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब बारी आती है कि भाई आप यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालोगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या है भाई, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, कौन सा रूल है ये, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे थंब को आखिरी में सेट करेंगे। सबसे पहले क्या करो, अपनी जो फोर फिंगर है, फोर फिंगर को हमेशा कहाँ रखोगे, करंट के डायरेक्शन में। सेंट्रल फिंगर को आप कहाँ पे रखोगे, मैग्नेट, आपकी फोर फिंगर कहाँ रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। फोर फिंगर कहाँ पे रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। सेंट्रल फिंगर कहाँ पे रहेगी, करंट के अलोंग। सेंट्रल फिंगर कहाँ रहेगी, करंट के अलोंग। तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब आएगा वो डायरेक्शन किसका हो जाएगा बच्चों, फोर्स का हो जाएगा, है ना। तो FBI इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए, इस पे क्वेश्चन जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपको क्या दिया जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस तरीके से। सपोज मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको बोल दिया कैसे, सामने से साउथ टू नॉर्थ जा रही है, आप एक क्लासरूम में बैठे हो, है ना। फिर यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक जो वायर है, करंट कैरिंग वायर, वो कैसा है, उसमें करंट ऐसा वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। ठीक है ना, करंट ऐसा उसमें कैसा जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी। तो बताओ इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर गई बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ पे बी यहाँ पे लिख देता हूँ। फोर फिंगर कहाँ पे रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। सेंट्रल फिंगर कहाँ पे, करंट के अलोंग। थंब कहाँ पे जा रहा है, इनवर्ड्स द प्लेन। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी, कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कैसी लगेगी बच्चों, इनवर्ड्स द प्लेन लगेगी। ठीक है ना, और इसके ऊपर और भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, इस तरीके से भी बोला जा सकता है। तो एक बार इसको ध्यान से भाई प्रैक्टिस करके जाइए। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया, इलेक्ट्रॉन के लिए दिया है। अब यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के लिए दिया जाए करंट कैरिंग वायर की जगह, तो भी आपको लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड रूल लगाते टाइम पे देखो भाई यहाँ पे कैसा बनाया था इन्होंने। ठीक है ना, ऐसा ही डायग्राम यहाँ पे भी बनाएंगे, है ना। लेकिन ध्यान किस बात का देना है आपको, कि आप यहाँ पे किन चीज़ों के बारे में बोल रहे हो। तो जैसे FB, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, V, I की जगह मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, उसको V बोल रहा हूँ। V मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ चार्ज,
स्पीड ऑफ चार्ज या वेलोसिटी ऑफ चार्ज आप बोल सकते हो यहाँ पे। तो वेलोसिटी बोलने से क्या होगा, आपको उसका डायरेक्शन लेना पड़ेगा, तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, चलो इसको यहाँ पे लगा के देखो जरा, आपको यहाँ पे क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन्स एंटर सम मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पे आपका क्या रहेगा, हमेशा की तरह 4 फिंगर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ पे मैंने अपनी 4 फिंगर को अलाइन किया। अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना है, इलेक्ट्रॉन कैसा गया, ऐसे नीचे की तरफ गया है, तो सेंट्रल फिंगर जो करंट की होती थी, अब वो किसकी रहेगी, वेलोसिटी ऑफ चार्ज की रहेगी, मतलब किस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा बनाया, थंब कहाँ पे जा रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो जब भी नेगेटिव चार्ज के लिए आप लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, आपका जिस डायरेक्शन में थंब आएगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स कहाँ पे मिलेगी, फोर्स आपको मिलेगी डायरेक्टेड इनटू द पेज। ठीक है ना, तो मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू कहाँ मिल रहा है, आउटवर्ड्स आपकी तरफ आता हुआ, लेकिन एक्चुअली फोर्स कहाँ लगेगी, इस पे इनवर्ड्स। एक्चुअली फोर्स इसमें कहाँ पे लगेगी बच्चों, इनवर्ड्स। तो नेगेटिव चार्ज के लिए आपको एक्सेप्शन याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब एक हमारा यहाँ पे जो इसमें लास्ट टॉपिक दिया हुआ है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यहाँ पे आपको जो मेन चीज़ें भाई आपको जो पता होना चाहिए है ना, उनके बारे में हम बात करें। आपको ये डायग्राम अच्छे से याद करके जाना है। डायग्राम में आप देखेंगे फटाफट, यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है आपको कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज लगा के दिया हुआ है कि मीटर लगा के दिया हुआ है। फिर जो कलर कोडिंग दी हुई है उसको ध्यान रखना है आपको। ऊपर हमेशा कौन सा वायर लगाना है, लाइव वायर। अब यहाँ पे तो आपको रेड, ब्लैक और ग्रीन बना के दिया है, एग्जाम में आप तो पेन से या पेंसिल से ही बनाएंगे, तो आपको वहाँ पे मेंशन प्रॉपरली करना पड़ेगा। यहाँ पे टॉप पे लाइव वायर रखेंगे बच्चों, नीचे न्यूट्रल वायर रखेंगे। अर्थ वायर हमेशा सर्किट के ऊपर से जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है। यहाँ पे हमने क्या किया, पूरे घर में अलग अलग डायरेक्शन में सप्लाई को प्रोवाइड किया हुआ है। एक उसका बेसिक यहाँ पे बना के दिया हुआ है स्ट्रक्चर, कि कोई सा भी जो हमारा लाइव वायर है और न्यूट्रल वायर है उसके अक्रॉस हमारे सॉकेट्स लगे होते हैं जिसमें अप्लायंस कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे आपको एक 3 पिन सॉकेट बना के दिया हुआ है, हमारे घरों में मोस्टली वो इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका लाइव, न्यूट्रल और यहाँ पे कौन सा वायर आएगा, अर्थ वायर आएगा, जो 3rd पिन है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा वायर है, अर्थ वायर आया, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर। ठीक है, तो आपको लाइव, न्यूट्रल, अर्थ के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है। लाइव वायर का मतलब होता है कि भाई 220 वोल्टेज जो है हमारे घर में जो है डोमेस्टिक सर्किट में सबसे पहली चीज़ कौन सा आता है, ऑल्टरनेटिंग करंट आता है। हमारे घर में जो सप्लाई हो रही है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसकी सप्लाई होती है, एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और हमारे को कितना मिलता है, 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे भाई, हमारे घर में जो आ रहा है ना वोल्टेज, वो 220 वोल्ट आ रहा है, लेकिन क्योंकि वो ऑल्टरनेटिंग करंट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, कितनी होगी, 50 हर्ट्ज। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो एसी डीसी का आपको बेसिक यहाँ पे डिफरेंस पता होना चाहिए कि आपका जो डीसी होता है वो कैसा रहता है, फिक्स रहता है, तभी तो उसका नाम डायरेक्ट करंट है। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 0 हर्ट्ज। लेकिन जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट कैसा रहेगा भाई, ऑल्टरनेटिंग करंट आपका एक साइन वेव आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, साइन वेव। एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 50 हर्ट्ज रहेगी। 1 सेकंड में 50 साइकिल बन रही है मतलब। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, लगातार फ्लक्चुएट हो रही है, चेंज हो रही है। डीसी की वैल्यू हमेशा क्या रहती है बच्चों, कांस्टेंट। चलो, तो यहाँ पे लाइव और न्यूट्रल के अक्रॉस जब आप यहाँ पे प्लग इन करोगे तो हमारे अप्लायंस को क्या मिलेगा, 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो सेफ्टी डिवाइस है ना, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि यहाँ पे है ना इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है उसका काम क्या है, और जो एमसीबी होती है उसका काम क्या है ना, जूल्स हीटिंग इफेक्ट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। अब नेम 2 सेफ्टी मेजर्स यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो वो कौन कौन से होते हैं भाई, फ्यूज होता है हमारा और एमसीबी होता है। स्पेशली आपको सबसे ज़्यादा फ्यूज के बारे में पूछा जाएगा। तो जो हमारा फ्यूज वायर होता है वो क्या होता है भाई, अलॉय होता है। क्या होता है, अलॉय का बना होता है। कौन सा अलॉय का होता है वो बना हुआ, लेड टिन अलॉय। कौन सा अलॉय होता है बच्चों, लेड टिन अलॉय। और लेड टिन अलॉय भी किस टाइप का होता है, वो 70% लेड है उसमें और 30% टिन है। 65 35 भी कर सकते हो, चलेगा। ठीक है ना। अब फ्यूज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फ्यूज की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है ना, हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है, ये हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है। तो इसका इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी,
हाई रेजिस्टिविटी होगी। क्या रेजिस्टिविटी होती है इसकी? हाई रेजिस्टिविटी। तो हाई रेजिस्टिविटी होने के कारण क्या होगा? जल्दी हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। और फ्यूज़ को हम इस तरीके से बनाते हैं कि जो हम डिसाइड करते हैं सेफ वैल्यू ऑफ करंट। जब भी सेफ वैल्यू ऑफ करंट से ज़्यादा वैल्यू का करंट सर्किट में एंटर होगा, अपने ही हीटिंग इफेक्ट के कारण फ्यूज़ वायर क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होकर ब्रेक हो जाएगा, सर्किट को ब्रेक करेगा और करंट की सप्लाई को क्या करेगा? रोक देगा। ठीक है ना? अब जो एमसीबी होती है, एमसीबी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है ये? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो जिस तरीके से हमने देखा कि ये जो हमारा फ्यूज है ये हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, हमारा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर किस पे काम करता है? ये काम करता है बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट पे। किस पे काम करता है ये? मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है। इट एक्ट्स लाइक अ स्विच, स्विच की तरह काम करता है ये। तो एमसीबी का जो स्विच होता है उस पर हमेशा एक फोर्स लगती रहती है, मैग्नेटिक फोर्स। जैसे ही सेफ वैल्यू से ज़्यादा करंट एंटर होता है सर्किट में, ये स्विच ओपन हो जाता है। फिर आप मैनुअली इसको क्या कर सकते हो? क्लोज कर सकते हो। आजकल हमारे घरों में यही ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है ना? अब यहाँ पे ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग, दो यहाँ पे प्रिवेंशन पूछे जाते हैं कि भाई किस चीज़ों से बचना चाहिए। तो वो क्या क्या होते हैं भाई? शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग। तो दोनों चीज़ आपको थोड़ा क्लियर होनी चाहिए। व्हेन वी से शॉर्ट सर्किटिंग उसका क्या मतलब है, व्हेन वी से ओवरलोडिंग उसका क्या मतलब है। तो शॉर्ट सर्किटिंग कब होता है भाई? शॉर्ट सर्किटिंग कब होती है? जब आपका हाई और लो पोटेंशियल एक्सीडेंटली क्या हो जाए? कांटेक्ट में आ जाए थ्रू सम जीरो रेजिस्टेंस वायर और द कनेक्टिंग वायर। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? जिस किसी पॉइंट पे, एक सर्किट में किसी पॉइंट पे हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल मतलब 220 वोल्ट 0 वोल्ट आपस में गलती से कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस तो बहुत नेग्लिजिबल है, तो एक बहुत हैवी अमाउंट ऑफ करंट की डिमांड होगी मीटर से। ठीक है? तो भाई मीटर तो वो करंट देने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर वो करंट सर्किट में एंटर कर गया, इट कैन डैमेज द कंप्लीट सर्किट ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट। क्योंकि इतना ज़्यादा वैल्यू का करंट आएगा, इट विल प्रोड्यूस इमेंस अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है? तो उसके प्रिवेंशन के लिए ही हम क्या लगाते हैं? आपने देखा होगा जैसे ही हमारा मीटर जो रहता है, मीटर के साथ स्टार्टिंग में ही एक एमसीबी बोर्ड या फ्यूज बोर्ड लगा होता है। आई बात समझ में? तो वहाँ पे वो फ्यूज वायर ब्रेक हो जाएगा और उस हैवी करंट को सर्किट में एंटर ही नहीं होने देगा। आई बात समझ में? तो जब हाई और लो पोटेंशियल एक्सीडेंटली टच हो जाए, दैट कॉजेज अ शॉर्ट सर्किट, heavy value of current enters in the circuit and it can damage the circuit due to heating effect। ओवरलोडिंग में क्या होता है? ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है जब आपने बहुत सारी अप्लायंसेस घर की एक साथ स्विच ऑन कर दी, है ना? जैसे एक ही फेज पे आपका कनेक्शन है कई सारी चीज़ों का, आपके घर में एसी, गीज़र, टीवी, वॉशिंग मशीन, है ना, मिक्सर ग्राइंडर, सब एक ही फेज में कनेक्टेड हैं और आपने क्या किया? सबको साइमल्टेनियसली ऑन कर लिया। तो सब कुछ एक साथ स्विच ऑन करने पर क्या होगा? ये सारी डिवाइसेस किस में लगी होती हैं? ये चीज़ हम लोगों ने देखी है अभी डायग्राम में। ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सबको 220 वोल्ट मिल रहा है, तो सब अपना अपना करंट ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये सारा करंट आएगा कहाँ से? मीटर से ही तो आना है ना। इनमें भले ही डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इकट्ठा करंट तो अभी यहाँ से आ रहा है ना मीटर से, तो हैवी वैल्यू ऑफ करंट की डिमांड होगी मीटर से। तो ये हैवी करंट अगर सेफ वैल्यू से ज़्यादा हुआ तो ये क्या कर सकता है? ये हमारे सर्किट को डैमेज कर सकता है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट से फायर कैच हो सकता है वहाँ पे। ठीक है? तो अगेन ओवरलोडिंग को भी प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी विल हैव टू यूज, हमें वहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा? हमें वहाँ पे फ्यूज़ लगाना पड़ेगा। ठीक है? तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो भाई, यहाँ पे आपको जो एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी हम लोगों ने सब डिस्कस कर लिए हैं अभी। जो भी हमको मिल रहे हैं, ग्रीन वायर किसका होता है? ग्रीन वायर हमारा अर्थ वायर का होता है। फील्ड एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। तो यहाँ पे लॉन्ग सर्कुलर कॉइल का मतलब यहाँ पे एक सर्कल ही है ये, है ना? तो यहाँ पे वो स्ट्रेट पैरेलल तो रहेगी, है ना? कैसी रहेगी? एकदम स्ट्रेट एंड पैरेलल। याद करो हम लोगों ने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाई थी। ठीक है? इस तरीके से सारे क्वेश्चंस भाई कर लेना। लिस्ट 2 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो आप क्या कर सकते हो? करंट कैरिंग कंडक्टर का यूज कर सकते हो या मैग्नेट का यूज कर सकते हो। ठीक है ना? When is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field is largest? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलरली रखा गया हो। ठीक है ना? करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली प्लेस होंगे तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी। ठीक है ना? ये सारे क्वेश्चन अब आप कर सकते हो भाई। फिर से वही आ गया इलेक्ट्रॉन बीम वाला क्वेश्चन जो हमने अभी किया था, तो इसको लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू करेंगे। ठीक है? इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट क्या होता है, कैसे होता है, वो अभी हमने देखा। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल एक्सीडेंटली अगर कांटेक्ट में आ जाएंगे
तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर, ठीक है ना। तो जो मेटेलिक अप्लायंसेज होती हैं, मेटेलिक अप्लायंसेज मतलब आपका घर में वॉशिंग मशीन भी हो सकती है, मिक्सर ग्राइंडर भी हो सकता है, माइक्रोवेव भी हो सकता है, ये सारी अप्लायंसेज क्या करती हैं भाई, थोड़ा ज़्यादा करंट ड्रॉ करती हैं। इनकी सेफ्टी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनको अर्थिंग से कनेक्ट करना कंपलसरी होता है। आपने देखा होगा 3 पिन स्विच होता है इसमें, ठीक है। तो अर्थ वायर क्या करता है, अप्लायंस के ऊपर आने वाले एक्सेस चार्ज को इमीडिएटली अर्थ में फ्लो करवा देता है। तो जब आप उस अप्लायंस को टच करोगे तो वो चार्ज आपकी बॉडी के थ्रू फ्लो नहीं होगा। वाई इट इज नेसेसरी टू यूज अर्थ मेटेलिक अप्लायंसेस, वही चीज़ है जैसे आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, जो भी एक्सेसिव चार्ज अप्लायंस के ऊपर आएगा वो अर्थ वायर के थ्रू कहाँ पे चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है ना भाई। तो आई होप कि हमने फटाफट जो रिवीजन किया अभी, अब एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए। थैंक यू बच्चों।